हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का समास और उसके भेद करने जा रहे हैं। ये व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी संपूर्ण व्याकरण को हम बहुत ही महत्वपूर्ण भागों में बांटते हैं। नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, समास, संधि, अलंकार, छंद और रस। इन सब में ये सभी तत्व बहुत ही ज़रूरी होते हैं, लेकिन समास आज हम इसकी परिभाषा और इसके भेदों को जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं, समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर बने हुए एक नए शब्द को, सार्थक शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। नील गाय, नीले रंग की गाय। तो जब हम रसोई के लिए, घर के लिए अगर हमें एक शब्द लिखना हो तो हम लिखेंगे रसोई घर। नीले रंग की गाय के लिए हम लोग लिख सकते हैं नील गाय। समस्त नियमों के अनुसार, समास के नियमों के अनुसार निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसको हम सामासिक शब्द कहते हैं और इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। समास के भेद होते हैं। समास के कितने भेद हैं आइए देखते हैं। समास के 6 भेद हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 कर्मधारय समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। आइए अब हम एक एक करके इन सबको ध्यान से देखते हैं। अव्ययी भाव समास, इस समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय माना जाता है। इसे पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत आदि उपसर्गों के शब्द का बोध होता है। अर्थात अव्ययी भाव समास में उपसर्ग होता है और उसके अंदर जो पहला शब्द आ, यथा, यथाक्रम, इस तरह हमेशा ही जो उपसर्ग है वो प्रयोग किया जाता है। आइए अब इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण में है आजन्म, जन्म पर्यंत, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। जैसे बेकसूर है, इसमें बे जो है उपसर्ग है, बेकसूर जिसने कोई भी कसूर नहीं किया है। निडर में नी जो है वो उपसर्ग है डर शब्द के आगे। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, जिसमें हमारे शब्द के अंदर उपसर्ग लगा हो। आइए हम दूसरा करते हैं समास, तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद, उत्तर पद और अंतिम पद जिसे कहा जाता है वो प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक किन्हीं कारकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने पिछली अपनी जो कक्षाओं में पढ़ा था, कर्म कारक, कर्ण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण कारक। तो इनमें शब्दों के मध्य में हम कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास के प्रकार। तत्पुरुष जो समास है उसके अंदर हम सबसे पहले कर्म से शुरू करते हैं, क्योंकि हम कारक में सबसे पहले कर्म को लेते हैं। कर्म तत्पुरुष होता है, जैसे हम उदाहरण के साथ साथ करते रहेंगे। गिरह कट, गिरह को काटने वाला, तो कर्म, कर्ता ने कर्म को, कारक में कर्म के साथ हम को लगाते हैं, तो यहाँ पर गिरह को काटने वाला। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास लिया गया है। अगला जो है वो है कर्ण तत्पुरुष समास। उसमें हम शब्द लेते हैं मन चाहा, मन से चाहा। कर्ण के कारक के साथ हम हमेशा से का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम मन से चाहा यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और से जो शब्द है, से हमें पता चल जाएगा कि ये कर्म तत्पुरुष कारक है। संप्रदान तत्पुरुष, आगे देखिए, जो संप्रदान तत्पुरुष है उसके लिए हम शब्द ले रहे हैं रसोई घर, रसोई के लिए घर। और इसमें के जो है संप्रदान के साथ हम हमेशा के का प्रयोग करते हैं कारक में। तो यहाँ पर रसोई के लिए जो घर है वो जो शब्द है वो संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। आइए अगला करते हैं आपादान तत्पुरुष। इसमें आपादान कारक के साथ हम हमेशा से निकाला
अर्थात किसी चीज़ से दूर हो जाना, हम इस्तेमाल करते हैं से। सो यहाँ पर हम देश निकाला, देश से निकाला, देश से दूर जा रहा है कोई व्यक्ति तो हम देश से निकाल दिया गया है कह सकते हैं। तो देश से अर्थात वो उससे विरक्ति हो रही है उसकी, तो हम यहाँ पर से का प्रयोग करेंगे और से हमें पता चल जाएगा कि ये आपादान तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष होता है जो गंगा जल, गंगा का जल, तो संबंध इसका अर्थ है कि हम किन्हीं दो शब्दों के मध्य में, गंगा और जल के मध्य में जब हम संबंध दिखा रहे हैं तो उसको का प्रयोग करके हम संबंध दिखाएंगे और उसे संबंध तत्पुरुष कहेंगे। आखिरी है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के अंदर कारक में हम हमेशा में का प्रयोग करते हैं, जैसे नगरवास, नगर में वास करने वाला, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये अधिकरण तत्पुरुष है। इससे हमें पता चलता है कि तत्पुरुष जो समास है उसके 6 प्रकार होते हैं, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये सभी के सभी हमारे समास हैं और इसके अंतर्गत हम कारक का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं। तत्पुरुष समास के कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे विद्यालय। आइए कुछ उदाहरण करते हैं। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। राजपुत्र, राजा का पुत्र। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, इसमें के लिए, का, को, ये सभी यहाँ पर कारकों का प्रयोग किया गया है और कारक का प्रयोग करने से ये सभी तत्पुरुष समास माने जाएंगे। आगे लिखिए, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला को, तो इससे पता चलता है कि ये तत्पुरुष समास है। जन्मान, जन्म से हमें पता चल जाएगा कि ये जन्म से अंधा है और इससे हमें ये सभी तत्पुरुष समास का ज्ञान हो जाएगा। द्विगु समास, अगला जो प्रकार है वो है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। इसमें किसी भी प्रकार की द्विगु समास से हमें पता चलता है कि हमने पद में, शब्द के अंदर किसी प्रकार की संख्या, गिनती, काउंटिंग का प्रयोग होता है। विग्रह करने का, समूह का बोध होता है। आइए देखते हैं। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है और इसके आप कुछ उदाहरण ले लेते हैं। त्रिलोक, तीनों लोगों का समाहार ग्रुप को बोलते हैं और यहाँ पर समूह भी बोला जा सकता है। नवरात्र, 9 रातों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। दुसूती, 2 सूतों का समूह। पंचतत्वों का समूह। इन सभी शब्दों में अगर आप ध्यान से देखें तो 3, 9, 9, 8, 2, 5, हर तरह के शब्दों में यहाँ पर कोई भी जो शब्द दिए गए हैं उसमें यहाँ पर देखिए गिनती का प्रयोग हुआ है, अर्थात आपकी संख्यावाचक प्रयोग हुए हैं। और जब कभी भी संख्यावाचक का प्रयोग होगा तो उसको हम द्विगु समास मानेंगे। अगला है हमारा द्वंद्व समास, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें 2 पद प्रधान होते हैं, मतलब पद प्रधान का अर्थ होता है 2 शब्द, और दोनों शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे पाप और पुण्य दोनों इम्पॉर्टेंट है। विग्रह करने पर बीच में और ये या का बोध हो जाता है, वहाँ पर लगाया जाता है। द्वंद्व समाज में योजक चिन्ह आपको हमेशा मिलेगा और या का बोध होता है। उदाहरण देखिए, पाप पुण्य, यहाँ पर योजक इस्तेमाल किया गया है और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पाप और पुण्य। सीताराम, तो यहाँ पर हो जाएगा सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। खरा खोटा, खरा और खोटा। अन्न जल, यहाँ पर योजक का प्रयोग किया गया है हर शब्द में, देखिए ध्यान से। अन्न जल, अन्न और जल दोनों ही शब्द जब अलग अलग रूप से, अपने रूप से दोनों ही प्रधान हो, दोनों ही इम्पोर्टेंट हो, तो उन्हें हम द्वंद्व समास कहेंगे। आइए अगला हम देखते हैं कर्मधारय समास। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है, इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विग्रह करने पर एक नया शब्द नहीं बनता। जैसे कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला
इसकी विशेषता है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो विशेषता कहलाएगी। यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं, ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, विशेषता। चरण कमल, चरण के समान कमल। नील गगन, नील के समान आसमान, नीला है जो आसमान। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर शब्दों में कर्मधारय में के समान, रूपी या जो जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कर्मधारय समास है। आइए हम आगे देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद प्रधान होता है। अन्य का अर्थ है कि कोई नया शब्द निकलता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, पहला पद विशेषण नहीं होता, विग्रह करने पर समूह का बोध भी नहीं होता है, और लेकिन बाद में अगर हम कोई भी पंक्ति पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं, तो हमें एक नया शब्द पता चलता है। जैसे आइए देखते हैं, भगवान शिव त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले जो हैं कौन है? भगवान शिव। वीणा वाणी मीन्स कौन है जिसके पास वीणा रखती हैं? जो सरस्वती। श्वेतांबर, श्वेत रंग के अंबर मतलब कपड़ा कौन पहनती है? सरस्वती। गजानन, भगवान गणेश, गज है जो आनंद, भगवान गणेश। गिरिधर, गिरधारी है जो धरने वाले, मतलब भगवान कृष्ण। सो इससे हमें पता चलता है कि बहुब्रीहि समास में हमेशा ही एक नया शब्द निकल के आता है विग्रह करने पे, और इसलिए इससे हमें ज्ञात हो जाता है कि हमारे जो समास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम अगली वीडियो में बहुत सारे और शब्दों को देखेंगे। धन्यवाद।